नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। खटीमा में सीएम धामी ने उत्तरायणी कौथिग मेले का शुभारंभ किया। पर्वतीय विकास भवन और मंच निर्माण की घोषणा की। देहरादून नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी। बंगाली कोठी से दून विश्वविद्यालय चौक तक हटाया गया अतिक्रमण। चमोली में 5 दिन से धधक रही फूलों की घाटी का जंगल, अब आसमानी मदद पर टिकी आस। देहरादून में जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। 827 सशस्त्र धारकों के लाइसेंस को डीएम ने किया निरस्त। उत्तराखंड में बड़कोट चिनियाली सौड़ के लिए शुरू होगी हेली सेवा। पर्यटन और आपदा राहत में मिली बड़ी मदद। मकर संक्रांति पर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। उत्तराखंड में आए तो रूट प्लान का रखें ध्यान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड में प्रस्तावित विशेष गहन संशोधन एसआईआर से पहले प्री एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, ताकि एसआईआर के दौरान बीएलओ को जानकारियां और डॉक्यूमेंट एकत्र करने में दिक्कत न हो। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर एक्टिविटी 4 दिसंबर 2025 को शुरू की गई थी और उससे पहले उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर बीएलए की नियुक्ति पर जोर दिया गया था। लेकिन एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक राजनीतिक पार्टियों की ओर से तय बीएलए की नियुक्ति नहीं हो पाई है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर का अर्थ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से सही और अपडेट करना है। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से उन लोगों का नाम हटने हैं जो अब वहां नहीं रहते हैं, जिनका निधन हो चुका है, जिनके 2 जगह नाम है। इसके साथ ही नए पात्र वोटरों को जोड़ना है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करते हैं। अगर सर्वे के समय किसी वोटर के डिटेल में गड़बड़ी प्राप्त होती है या वो घर में नहीं मिलता है तो उसको सत्यापन की श्रेणी में डाला जाता है। उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं। प्रदेश में कुल बूथों की संख्या 11,733 है। अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से 8,700 बीएलए ही नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में इन सभी बूथों पर हर राजनीतिक पार्टी की ओर से बीएलए नियुक्त किए जाने हैं। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में 2 ही मुख्य पार्टियां हैं जिनके पास पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। बावजूद इसके बीएलए नियुक्त न हो पाना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, अभी उत्तराखंड राज्य में हमारे सभी बीएलओस के द्वारा जो है घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है और भविष्य में जो प्रस्तावित एसआईआर का कार्यक्रम शुरू होगा उसके लिए उनको अवगत किया जा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग अपने नामों के संबंध में अपनी निर्वाचक नामावली का एक बार परीक्षण कर लें और ऐसे व्यक्ति जिनके पास अगर निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज नहीं है 2003 की, वो व्यक्ति अपने पास में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करने की स्थिति में रहे, ताकि भविष्य में जब एसआईआर प्रारंभ होता है तो किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो ये अभियान भी चल रहा है। इसी दिशा में हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ में बैठक करते हुए उनको बीएलए अपॉइंट करने के लिए अनुरोध किया था और हमारे अनुरोध के पश्चात पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बीएलए की नियुक्ति करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि चुनावों की चोरी होती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव आयोग के सवाल तो होते ही हैं मगर भाजपा जरूर कूद पड़ती है। सच्चाई यह है कि बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति पूरे जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर बूथ पर हमारी नजर है। इस बार हम एक भी वोट को चोरी नहीं होने देंगे, इन डकैतों से बचा के रखेंगे। लेकिन साथ ही भाजपा की बात अगर करी जाए तो भाजपा ये बताए कि उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना बीएलए की नियुक्ति, ना बीएलए 1 ना बीएलए 2। भाई जो भी है उनकी तो साठगांठ है। इससे सवाल उठाकर केवल दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भाजपा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता है और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है।
प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड में प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए पार्टी इस तरह से बीएलए की नियुक्ति की जा रही है। वर्तमान समय तक करीब 5,300 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि 4,700 बीएलए की सूची भी तैयार है, जिसका वेरिफिकेशन चल रहा है। ऐसे में जनवरी महीने के अंत तक बीएलए नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी बूथों पर बीएलए नियुक्त कर दिए जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पहले बीएलए 1 नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई और ऐसे में सभी विधानसभा सीटों पर बीएलए 1 नियुक्त किए जाने के बाद बीएलए 2 नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक प्रदेश भर में 58 से 65% बीएलए 2 की नियुक्ति की जा चुकी है। पार्टी स्तर से करीब 65 से 66 विधानसभा सीटों पर बीएलए 2 की सूची तैयार हो चुकी है। 15 से 20 जनवरी तक सभी बूथों पर बीएलए 2 नियुक्त कर सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सौंप दी जाएगी। वहीं अन्य दलों की भी एसआईआर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। यार जो प्रक्रिया है अपने आप में, ये चुनाव आयोग ने इसको उलझा दिया है। प्री एसआईआर हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे हैं कि जो बहुत पुराने हैं। 2003 से पहले जो स्थिति थी वो उसको कैसे आज यहाँ लेके आएगा। तो तमाम लोग उसके लिए परेशान हैं कि कैसे वो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट निकालेंगे। ये एक प्रक्रिया बना दी है सरकार, चुनाव आयोग ने, तो जिसके कारण से लोग बाग काफ़ी परेशान हैं। जहाँ तक आपने कहा राजनीतिक पार्टियों ने वो बीएलए नियुक्त किए हैं, तो वो ठीक है, वो उनकी जितनी जिसकी सामर्थ्य होगी वो अपने हिसाब से लगाएगा। लेकिन जो काम सरकारी तौर पर होने चाहिए वो आज वो जो चुनाव आयोग वो पार्टियों पर वो कर दे रहा है, पार्टियों को ब्लेम कर रहा है कि पार्टियां उसको करेंगे। भाई ये मतदाता सूची जो बनाने का काम है पर सरकार का, इसका चुनाव आयोग का काम है। देखिए, सबसे पहले इसमें बीएलए 1 को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें सभी 70 विधानसभाओं पर बीएलए 1 नियुक्त किए गए और उस प्रक्रिया के बाद फिर उसके दूसरे चरण में बीएलए 2 को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें हम ओवरऑल अगर उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं की बात करेंगे तो हम लगभग 58 से 65% के बीच में लगभग हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे जहाँ तक पार्टी के स्तर पर है तो पार्टी के स्तर पर लगभग 65-66 विधानसभाओं से लगभग पूरे बीएलए 2 इकट्ठे हो चुके हैं और उसमें कुछ अंतिम रूप दिया जाना है। कहीं पर फोटो चिपकानी है, कहीं पर कोई साइन में कोई त्रुटि रह गई है, कोई छूट गया है, क्योंकि 3 साइन चाहिए। तो वो जो प्रक्रिया वो पार्टी के लेवल पर कंप्लीट करके 15 तारीख हमने तय किया है। पर मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में काम करते करते 20 तारीख तक हम बीएलए 2 की जितनी जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। नहीं, देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी लीड लिए हुए है और हमने लगभग 2,500 सुपर बीएलए हमारे तक यहाँ से जा चुके हैं। बाकी दलों ने थोड़ा सा सुस्ती दिखाई है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश किया हुआ है कि जहाँ जहाँ बीएलए इस काम में लगे हुए हैं, बीएलओ लगे हुए हैं, उनको सहयोग करें और किसी का भी वोट छूटना नहीं चाहिए एसआईआर के कारण, और कोई गलत वोट जुड़ना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए। इस पॉलिसी पे हम लोग काम करें। लगातार हम लोग बैठकों का दौर भी चल रहा है और कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया हुआ है। कुल मिलाकर आपको अवगत करा दें कि उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं। प्रदेश में कुल बूथों की संख्या भी यही है। अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से 8,700 बीएलए ही नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से अभी 3,033 बीएलए की नियुक्ति बाकी है। प्रदेश में प्री एसआईआर की गतिविधियां शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक प्रदेश के पूरे 11,733 बूथों पर राजनीतिक पार्टियों की ओर से बीएलए की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में कई दौर की बैठकें भी की जा चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक राजनीतिक दल की ओर से 8,700 बीएलए ही नियुक्त किए गए हैं। इनमें से प्रदेश की एक मुख्य राजनीतिक पार्टी की ओर से सबसे अधिक 5,300 बीएलए नियुक्त किए गए, जबकि दूसरी मुख्य राजनीतिक पार्टी की ओर से 3,200 बीएलए ही नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 200 बीएलए अन्य राजनीतिक पार्टियों की ओर से नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के पास कार्यकर्ता नहीं है? अगर हैं भी तो कोई भी दल प्री एसआईआर को सीरियस क्यों नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से प्रक्रिया धीमी गति में है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर देहरादून से, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाली सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अवसर उपलब्ध कराए जाने से
उत्तराखंड की खेल प्रतिभाएं लगातार सफलता प्राप्त करने का कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी भी इसी का अहम हिस्सा है। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आगे चलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी में जिले का प्रतिनिधित्व कर गौरवान्वित करेंगे। बड़ा परिवर्तन पिछले 10-12 वर्षों में आपने देखा होगा, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हर क्षेत्र में विकास हो, खेलों में भी हमारे प्रतिभाएं निखर करके आए। तो पहले खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सब चला और उसको आगे बढ़ाते हुए खेल प्रतियोगिताएं, सांसदों की खेल प्रतियोगिताएं हुई। पिछले महीने ही हमने अपनी न्याय पंचायत, ब्लॉक, फिर जिले के आधार पर, संसद सदस्य क्षेत्र के आधार पर प्रतियोगिताएं कराई। और देहरादून पुलिस ने एक बार फिर अपने संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया। कोतवाली कैंट क्षेत्र से लापता हुए 3 नाबालिग बच्चों को दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सकुशल बरामद किया। बच्चों की सुरक्षित वापसी के बाद पुलिस प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली है। मिली जानकारी के अनुसार 3 बच्चों परिजनों को बिना बताए घूमने के इरादे से हरिद्वार के लिए निकले थे। हरिद्वार पहुंचने के बाद वापसी आगे जाने के दौरान बच्चे अनजान में एक गलत बस में सवार हो गए, जो उन्हें उत्तराखंड से दूर उत्तर प्रदेश के बागपत ले गई। बच्चों के लापता सूचना मिलते ही दून पुलिस एक्शन में आई है और बड़ी कामयाबी मिली है। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण उत्तराखंड की संस्कृति आज पूरे भारतवर्ष में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो पूरे उत्तराखंड वासियों के साथ देशवासियों का मन भी मोह रही है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से निरंतर उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं का प्रचार प्रसार होता रहे। मुख्यमंत्री धामी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। समस्त उत्तराखंड वासियों को उत्तरायणी की, मकर संक्रांति की और भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के अंदर युवा मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाए हैं और उत्तराखंड की संस्कृति आज जो पूरे भारतवर्ष में जनता के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो राज्य सरकार की युवा मुख्यमंत्री की इस पहल को उत्तराखंड वासियों के साथ साथ संपूर्ण देशवासी भी पसंद कर रहे हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का इसी तरह से प्रचार प्रसार होता रहे। भारतीय जनता पार्टी और युवा मुख्यमंत्री इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और पिथौरागढ़ से इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ से खबर, पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, जिसमें देवरानी जेठानी की मौके पर मौत हुई है। चाकबोरा मोटर मार्ग पर हादसा। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है। चाकबोरा मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा। और राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। राजेश, हादसा हुआ है, क्या जानकारी हादसे को लेकर आपके पास? बिल्कुल अभी देखिए, पिथौरागढ़ में ये दुखद घटना जो है अभी देर शाम हुई है, जिसमें एक ऑल्टो कार जो है अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जो है वो लगभग 150 मीटर नीचे जो है वो गिर गई है और जिसमें एक परिवार के जो देवरानी और जेठानी 2 महिलाएं जो है वो बताई जा रही हैं, जो एक ही परिवार से संबंधित थी और ड्राइवर चालक था, उससे अनियंत्रित होकर के
ऑल्टो कार जो है वो गाड़ी खाई में गिरी है और मौके पर ही जो 2 महिलाएं थी वो जो है उनकी मौत हो गई है और उसके साथ साथ जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है वहां पर पहुंच गई और रेस्क्यू टीम ने जो ड्राइवर को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल जो है पिथौरागढ़ वहां पर उपचार के लिए भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अनियंत्रित होकर के बसें जो गिर रही हैं और हादसे इस तरीके के सड़क पर जो देखने को मिल रहा है, खासतौर से जो पहाड़ी जिले हैं इसमें खासतौर से देखने को मिल रहे हैं, तो बेहद आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो लापरवाही से जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मूवमेंट करते हैं, यानी कि गाड़ियों ड्राइव करते हैं, ओवर स्पीड चलते हैं, हादसे देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल ये राजेश, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आरिश, देखिए इस बारे में अभी क्लियरफिकेशन नहीं हो पाया है। हालांकि जो है हादसा पिथौरागढ़ का बताया जा रहा है, जो पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा की और ये ऑल्टो कार जा रही थी। अब फिलहाल ये लोकल ही कार बताई जा रही है, लेकिन ये लोग कहाँ के बेसिकली थे ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा दुखद हादसा जो है वो इस समय पिथौरागढ़ से आ रहा है, बेरीनाथ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि देखिए लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रिकॉशन जो है वो खासतौर से बरतने चाहिए। लगातार परिवहन सहित और तमाम जो राज्य की सरकार है वो इस तरीके के दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो आम दिनों पे खासतौर से देखने को मिलती हैं। और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो आइडिया नहीं लगा पाते पर और मूवमेंट का, किस मोड़ पर जो है उनको तेज गति से गाड़ी निकालनी है और किस मोड़ पर धीमी गति से निकालनी है। और यही वजह है कि जो गाड़ी है वो अनियंत्रित हुई है और जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन दर्दनाक बात यही है कि उसमें कुछ महिलाएं हैं जो एक ही परिवार की बताई जा रही है, उनकी दर्दनाक मौत जो है उस हादसे में हो गई है। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनियंत्रित कार खाई में गिरी है, ऑल्टो कार। रुकते हैं के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जहां मरीजों को जीवन मिलना चाहिए था, वहीं लाठी डंडों की भाषा बोली गई। निजी अस्पतालों के बीच मरीजों की छीना झपटी ने अस्पताल को अखाड़ा बना दिया और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। मरीजों के लिए मसीहा कहलाने वाले अस्पताल आज खुद कटघरे में खड़े हैं। ये कोई गैंगवार नहीं, ये किसी सड़क की लड़ाई नहीं, ये रुड़की की एक अस्पताल का वो मंजर है जो लात घूंसे, गाली गलौज और सरेआम मारपीट होता नजर आ रहा है। और खबर गदरपुर से, जहां पूर्व मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने काशीपुर के सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले पर प्रेस वार्ता कर जिले के पुलिस कप्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काशीपुर के युवा किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के लिए सीधे तौर पर उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा जिम्मेदार है, क्योंकि वे पैसे के पीछे भागने वाले अफसर हैं। एसपी मणिकांत मिश्रा पर धाकड़ धामी सरकार की छवि खराब करने के आरोप लगते हुए मुख्यमंत्री और डीजीपी ने उन्हें तत्काल निलंबित करने मांग की है। सुखवंत सिंह नाम के व्यक्ति ने जो आत्महत्या की है, बहुत ही दुख देने वाला ये घटना है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और वह जो वीडियो उन्होंने बनाई है, उस वीडियो ने
कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो उन्होंने शब्द बोले हैं, उन शब्दों को आत्मसात करते हुए हमारी से प्रदेश के धाकड़े धामी जी की जिम्मेवारी बनती है। और उत्तराखंड की लक्सर नगर पालिका इन दिनों अपने एक अनोखे कारनामे को लेकर चर्चा में है। पारदर्शिता के लिए बनाए गए सूचना का अधिकार आरटीआई कानून का नगर पालिका के अधिकारियों ने ऐसा माहौल उड़ाया है कि सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये एक आरटीआई कार्यकर्ता को सरकारी दस्तावेजों के बदले चाट और गोलगप्पों के रेट लिस्ट थमा दी है। मामला तब सामने आया जब आरटीआई कार्यकर्ता शिवम कश्यप ने नगर पालिका लक्सर से कुछ महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों की मांग की। नगर पालिका ने सूचना देने में देरी की तो नहीं की, लेकिन जो कागज लिफाफे से बाहर निकले उन्हें देखकर शिवम कश्यप के होश उड़ गए। हैरानी की बात यह कि आरटीआई में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के साथ एक मिष्ठान भंडार की लिस्ट भी संलग्न थी। लगभग नवंबर में एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें नगर से संबंधित समस्त खरीद फरोख्त जो भी इन्होंने की है और टेंडर जो भी निकाले हैं उसकी मैंने सूचना मांगी थी, जिसकी सूचना में मुझे ये बीकानेर मिष्ठान भंडार की लिस्ट थमाई गई है जिसमें गोलगप्पों के रेट, चाउमीन के रेट और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये तो त्रुटि हो सकती है लेकिन वेरीफाई करके साइन करके दिया हुआ है, तो ये त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल एक भूलवश है। अधिकारी अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि आरटीआई में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, ये लिस्ट मोहर ये लगी हुई है, साइन हुए हैं। इसके अलावा एक कागज, 2-3 कागज और भी हैं, उनको मैं बाद में प्रेस के सामने रखूंगा। अभी इन पर पूरे सर्च चल रही है, आप देखें कितने सारे हैं, ये इन पे भी जांच पड़ताल कर रहा हूँ। खबर लक्सर से। लक्सर और आसपास के इलाकों में पंजाबी समुदाय के लोगों ने लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर लकड़ियां जलाकर पॉपकॉर्न, रेवाड़ी और मूंगफली वितरित की गई और एक दूसरे को गले लगाकर लोहड़ी की बधाइयां दी गई। इस दौरान कई स्थानों पर ढोल नगाड़ों के साथ पंजाबी भांगड़ा भी किया गया। आज दक्षिणी व्यापार मंडल की ओर से जो लोहड़ी पर्व मनाया गया है, सभी देशवासियों को मेरी ओर से लोहड़ी पर्व की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। व्यापार मंडल ऐसे ही सभी तीज त्योहार ऐसे ही मनाता रहेगा और आप सभी लोगों को ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। लोहड़ी को मनाने का जो पीछे उद्देश्य है, आज से जो फसलों की पकाई है, जो फसलों की पकाई को लेके लोहड़ी मनाई जाती है। आज के दिन से ऋतु का परिवर्तन, सर्दी ऋतु का जाना और ग्रीष्म ऋतु का शुरू हो जाना, ये ऋतु का परिवर्तन जो है इसको हम पूरी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज से फसलों की भी पकाई, जैसे कहते हैं तिल, आप अग्नि में जब तिल डालते हैं तिल पटकता है कि तिल पटका और सूरज चमका, इस प्रकार की कहावतें हैं और पुराने प्राचीन काल से मनाई जाती है। बड़े हर्षोल्लास के साथ सब लोग, सब धर्म के लोग, सब समाज के लोग मिलकर इसको मनाते हैं। और खबरों के बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माघ मेले में भीषण आग लगी है दोबारा। दूसरे दिन 5 किलोमीटर दूर तक दिख रही आग की लपटें। मेले के सेक्टर 4 में स्थित ब्रह्म आश्रम शिविर में आग लगी। 2 शिविरों के 10 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो गए। 10 से ज्यादा टेंट, 10 फायर ब्रिगेड और 10 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कल भी आपको बता दें आग लगी और आज भी आग लगी। कल्पवास में भाग लेने के दौरान ये आग लगती है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी गईं। 2 शिविरों के 10 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो गए।
10 फायर ब्रिगेड और 10 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन 2 बार आग लगना प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। तो 2 बार आग लगी है और दो शिविरों के 10 से ज्यादा टेंट जल गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पांच किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी और तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं। दोबारा आग लगी और जो माघ मेला प्रबंधन है, जो व्यवस्था है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सेक्टर 4 में ये आग लगी और 2 शिविरों के 10 से ज्यादा टेंट जले। इससे पहले भी आग लगी थी। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब पहुंची थी। इस बार 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं आ रही। लेकिन एम्बुलेंस और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कल की एक तस्वीर आप देख रहे हैं और कल की एक तस्वीर आप देख रहे हैं और एक तस्वीर आज की है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। कल जब आग लगी थी वो भी खबर हमने दिखाई थी और आज आग लगी और आज आग का विकराल रूप साफ तौर पे देखने को मिला है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो इंतजामात हैं, जो व्यवस्था, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मधुर, क्या जानकारी? कल भी आग लगी और आज भी आग लगी, क्या जानकारी है? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल भी जो लगातार ये दूसरा दिन जब माघ मेले में जो ये आग लगी है और ये जो एक ब्रह्म शिविर है वहाँ पे, जहाँ पे सेक्टर नंबर 4 के अंतर्गत जहाँ ब्रह्म शिविर है, जिसमें 2 शिविर थे, जिसमें 10,000 टन जलकर राख हो गया पूरी तरीके से। और लेकिन कल्पवासी एक तरीके से फिर से आज ये सौभाग्य है कि जिस तरीके से कल कल्पवासी ने भाग करके अपनी जान बचाई, ठीक उसी तरीके से आज भी कल्पवासी ने भाग करके अपनी जान बचाई। लेकिन ये जो आग थी ये भी 5 किलोमीटर दूर तक इसकी दिखाई पड़ रही थी और आप समझ सकते हैं कि ये आग भी जो कल की आग थी उससे ज्यादा इसको गहरी तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा खतरनाक तरीके से ये आग लगी, क्योंकि आज जो कल 5 करीब दमकल की वहां पर गाड़ियां मौजूद थी, जबकि आज 10 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और 10 दमकल की गाड़ियों के साथ साथ वहां पर 10 एम्बुलेंस की गाड़ियां भी पहुंची कि अगर कोई हताहत होता है तो तुरंत उनको तत्काल इमरजेंसी सेवा के लिए ले जाया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर निकल के नहीं आई है जिसमें जो है मधुर, क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, इस समय आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि 10 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची थी, कल 5 पहुंची थी, जिसकी वजह से उसको रोकने में जो उसको काबू पाने के लिए काफी समय लग गया था। लेकिन आज ज्यादा संख्या में, क्योंकि अलर्ट मोड पे था पूरी तरीके से, आज मकर संक्रांति का वहां पे स्नान भी हो रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पे जो प्रशासन को ज्यादा अलर्ट दिखाई पड़ा। वो अलर्टनेस की वजह ये थी कि कल जो सेक्टर 5 में ही ठीक बगल का सेक्टर है, वहाँ पे विश्व शुक्ला शिविर था, वहाँ पे आग लगी थी और आज कल भी करीब जो है 25 वहाँ पे दुकानें जल के राख हुई थी। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने की। 2 तस्वीर आपके सामने, कल भी आग लगी और आज भी आग लगी है। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।